स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आधुनिक भारत में आज के टॉपिक जो है बंगाल के नवाब के साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियोस की खास बातें यह है कि इसमें सभी जो क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वो सभी बड़े एग्ज़ामों में पूछा गया क्वेश्चंस है और साथ ही साथ उसकी व्याख्या भी है। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1602 से। किस अंग्रेज ऑफिसर ने 1763 की लड़ाई की श्रृंखला में मीर कासिम को हराया? तो 1763 की जो लड़ाई था उसमें अंग्रेज ऑफिसर कौन था जिसने मीर कासिम को हराया था? तो 1763 में बंगाल के नवाब पद पर मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल के नवाब बना दिया गया था। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का जो कारण था वो कारण दस्तक का दुरुपयोग था। ठीक है। इस संघर्ष में अंग्रेज मेजर एडम, याद रखिएगा, अंग्रेज जो ऑफिसर था वो उसका नाम था मेजर एडम, 1763 मीर कासिम को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए एक संधि की। उस अवध के नवाब का क्या नाम था? तो ये लड़ाई की बात किया जा रहा है बक्सर के युद्ध के। इसमें कौन कौन लोग था? 3 लोग, मीर कासिम, ठीक है, और इसके बाद एक था मुगल सम्राट और एक जो था वो अवध का नवाब। तो ये देख लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 20 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना ने कैप्टन हेक्टर मेनिरो, एग्जाम में पूछता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो कैप्टन हेक्टर मेनिरो ने के नेतृत्व में मीर कासिम को पराजित किया था। इस युद्ध में मीर कासिम के साथ दिया था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। उस समय शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे। अवध के नवाब सुजाउद्दौला जो ऑप्शन है वो सही है। तो बक्सर के युद्ध में 3 लोग कौन कौन थे? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला था और मीर कासिम था। और अंग्रेज की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो था कैप्टन हेक्टर मुनरो। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचने में अंग्रेजों ने अपने विशिष्ट व्यक्तियों के साथ मिलाया, लेकिन उनमें से एक षड्यंत्रकारी ने पहले से तय लूट के हिस्से के बजाय एक बड़े हिस्सा की मांग कर दिया था, जिसकी संतुष्टि के लिए क्लाइव ने कुख्यात साजिश रची थी। देखिए, ये झूठा जो है सिग्नेचर करके उसे फुसला दिया था, एक तरह से समझ लीजिए। तो ऑप्शन डी जो है अमित चंद्र जी सही है। सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचने में अंग्रेजों के को साथ दिया था दीवान राजवल्लभ, बंगाल के धनवान हिंदू व्यापारी जगत सेठ, मीर बख्शी, मीर जाफर ने षड्यंत्रकारी अमित चंद्र, जो दोनों पक्षों के मध्यस्थता का काम कर रहा था, ने कहा कि यदि उसे 30 लाख रुपया और नवाब के खजाने की आधा भाग नहीं दिया तो वह भंडाफोड़ कर देगा। क्लाइव ने वाटसन की जाली हस्ताक्षर कर दिया था। देखिए, यही जो है वो चीटिंग किया था इसके साथ। क्लाइव ने वाटसन की जाली हस्ताक्षर करके षड्यंत्र को पूरा कर दिया था। तो याद रखिए इसमें कौन थे? अमीन चंद के साथ धोखा हुआ था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब जो था वाजिद अली खां। वाजिद अली खां जो थे वो अवध के अंतिम नवाब थे। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के समय 1856 में अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजों में मिला लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले पूछता है, क्रम भी पूछता है कि सबसे पहले कौन मिलाया गया, किससे मिलाया गया? तो 17 को मिलाया गया सबसे पहले, 48 में यहाँ देखिए दिया हुआ, 53 में झांसी को मिलाया गया था और 54 में नागपुर में मिलाया गया था और अवध को 56 में मिलाया गया था। तो ये सीरीज भी पूछता है, सीक्वेंस इसको याद रखिएगा। प्लासी के युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 में। एग्जैक्ट डेट भी कभी के एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये एग्जैक्ट डेट है 23 जून 1757 को लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेज सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज के जीत के मुख्य कारण जो था वो रॉबर्ट क्लाइव की कूटनीति थी। किसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पकड़ा और फांसी पर लटकाया? तो ये कौन था? तो मीर जाफर के पुत्र मीरन था। ठीक है। मीर जाफर के पुत्र मीरन ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पकड़ा, फांसी पर लटकाया था। प्लासी के युद्ध जो था 23 जून 1757 का हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों के जीत का मुख्य कारण रॉबर्ट क्लाइव की कूटनीति था। प्लासी के युद्ध जीत के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व प्रारंभ हो गया। ये देखिए, यहाँ प्रारंभ हुआ था, बाद में बक्सर का युद्ध होगा 64 में, वहां अपना प्रभुत्व जमा लेगा।
ब्लैक होल एपिसोड कहाँ हुआ था? तो ये ब्लैक होल कलकत्ता की घटना थी। कब की घटना थी? तो 20 जून 1756 में। ठीक है, 20 जून 1756 की ये घटना है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार कर उसका नाम अलीनगर रखा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कलकत्ता का नाम जो अलीनगर किसने रखा था? तो वहाँ बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उसने ही रखा था। इसमें हुआ क्या था कि 146 अंग्रेज को एक छोटा सा कमरा में बंद कर दिया गया था, जिसमें 23 ही जिंदा बच पाए थे, और इसी घटना को काल कोठरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमरे की लंबाई चौड़ाई जो थी, लंबाई 18 फीट और चौड़ाई जो था 14 फीट 10 इंच थी। तो याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ एक चीज और देखिए, 20 जून 1756 को होता है ब्लैक होल की घटना, और फिर 23 जून 1757 को जो है वो प्लासी की युद्ध हो जाती है 3 दिन के बाद। तो याद रखिएगा डेट भी। चैत सिंह और नंद कुमार के प्रसिद्ध अध्याय किसके गवर्नर जनरलशिप में घटी थी? तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है, चैत सिंह और नंद कुमार। तो चैत वे वारेन हास्टिंग के समय में घटने वाली घटनाएं थी। चैत सिंह नंद कुमार प्रसिद्ध अध्याय वारेन हास्टिंग के समय में घटा था। वारेन हास्टिंग ने बंगाल ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर उसे फांसी दिलवा दिया था। वारेन हास्टिंग ने बनारस के राजा चैत सिंह ने से बिना वजह अधिक रुपयों की मांग की तथा उसे निश्चित घोड़े देने के बाध्य किया था। बाद में इस पे महाभियोग लगाया गया था। बाद में इसको माफ भी कर दिया गया था। तथाकथित ब्लैक होल के एक तरफा विवरण हमें एक अंग्रेज द्वारा प्राप्त होता है, और वो कौन था? तो हॉलवेल। ऐसा कहा गया है कि हॉलवेल जो था, जो 146 लोग को बंद किया गया था, और इसमें से 23 लोग जो बचे थे, उसमें से बचने वाला में एक हॉलवेल ही था। ठीक है। मुर्शीद कुली खान ने ढाका में अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुर्शिदाबाद में किया था। मुर्शीद कुली खान ने ढाका की अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। बंगाल के स्वतंत्र राज्य का स्थापना संस्थापक मुर्शीद कुली खान था। बंगाल ही याद को रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बंगाल का स्वतंत्र राज्य के संस्थापक मुर्शीद कुली खान ही था। मुर्शीद कुली खान दक्षिण भारत के ब्राह्मण था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने उसे मुतौल मुल्क अलाउद्दीन जफर खां बहादुर नासरी नासरीगंज की उपाधि से विजित किया था। तो काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मुर्शिदाबाद की राजधानी इन्होंने बनाया था। ब्लैक होल एपिसोड से संबंधित सारी जानकारी एक अंग्रेज द्वारा, तो वही हॉलवेल थे। ठीक है। बंगाल के दोहरी सरकार के अंतर्गत एक ही व्यक्ति नवाब की ओर से डिप्टी सूबेदार और अंग्रेज की तरफ से डिप्टी दीवान था। वह व्यक्ति कौन था? तो मोहम्मद रजा खान था। बंगाल की दोहरी सरकार के अंतर्गत एक ही व्यक्ति नवाब की ओर से डिप्टी सूबेदार और अंग्रेजों की तरफ से डिप्टी दीवान था। वह व्यक्ति मोहम्मद रजा खान था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र को 2 दीवान उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए सिताब राय, ये भी फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा, को नियुक्त किया था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो 64 में लड़ा हुआ था, और 64 में शासक जो था शाह आलम द्वितीय थे। 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, और शाह आलम द्वितीय जो है वो वहाँ के शासक थे। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सही है? इसे ध्यान से पढ़ा कीजिए, कभी यहाँ मिस्टेक हो जाता है, कभी दिया रहता है सही नहीं है, और हम गलत कर बैठते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है सही है कहा जा रहा है। ठीक है। तो प्लासी का युद्ध ब्रिटिश द्वारा अशस्त्र शक्ति के कहीं अधिक और राजनीतिक कौशल से जीता गया था। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कहना सही है कथन। बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब के साथ समझौता और इलाहाबाद के संधि की चरमोत्सर्ग, इसी के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। तो दोनों कथन जो है वो सही है, मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। मीर कासिम ने अपना दरबार मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था। ये भी क्वेश्चन काफी बीपीएससी के लिए फेमस क्वेश्चन है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से लेकर मुर्शीद कुली खान मुर्शिदाबाद किया था, और इसके बाद इन्होंने मुंगेर ला दिया। वहां पर गोला बारूद निर्माण करने का कारखाना लगाया तथा अपनी सेना यूरोपीय पद्धति में प्रशिक्षित किया था। तथाकथित काल कोठरी के नाम से ब्लैक होल को ही जाना जाता है। कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। ठीक है, एक ही चीज़ को रिपीट किया जा रहा है यहाँ। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, इसीलिए यहाँ रिपीट कर रहा है क्वेश्चन को, याद रखिएगा। 1756 में स्थानीय शासक सिराजुद्दौला द्वारा ब्रिटिश में किस शहर पर कब्जा कर लिया गया था? तो कलकत्ता में। 1756 में कलकत्ता में कब्जा कर लिया गया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर रखा था। तो अली नगर किसने नाम बदला था? तो सिराजुद्दौला ने। किसका नाम था ये? पहले इसका नाम क्या था? तो कोलकाता था। कलकत्ते को देखभाल के कार्य के लिए एक अधिकारी को सौंपा था, जिसका नाम मणिक चंद्र था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी व्याख्या में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहा है, इसको देखते चलिए कि मणिक चंद्र जो थे वह एक अधिकारी के रूप में कोलकाता को देखभाल के कार्य को सौंपा था सिराजुद्दौला ने।
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 1756 में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने के तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो तत्कालिक कारण जो था वो और कलकत्ता के किलेबंदी को ध्वस्त करने के अंग्रेजों से इनकार कर देते। यही जो तत्कालिक कारण था 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने के तत्कालिक कारण कलकत्ता के किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया था, इसीलिए आक्रमण कर लिया था सिराजुद्दौला ने। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के बीच संघर्ष निम्नलिखित कारण थे: दस्तक का दुरुपयोग, नवाब के विरोध में संरक्षण देने एवं कलकत्ता के किलेबंदी से मना करना इत्यादि था। अंग्रेज और मीर कासिम के बीच परस्पर बक्सर के युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1764 में। 22 अक्टूबर, याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसमें अंग्रेज के तरफ से जो नेतृत्व किया था सेना का वो कैप्टन हेक्टर मेनुरो थे और बाकी इधर 3 लोग थे। कौन कौन? तो मुगल बादशाह भी था, अवध के नवाब भी था और फिर वो। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग करने पर किसके संबंध बिगड़ गया था? तो ये थे मीर कासिम। 1717 में फर्रुखसिंह द्वारा ये फरमान आयात याद कर छोड़ दी गई थी, जिस पर कोई आपत्ति नहीं था। मीर कासिम ने केवल एक दस्तक पर प्रश्न उठाया था, कलकत्ता काउंसिल का प्रधान ने दी थी और जिसका सहायता से कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार करते थे तथा नवाब को कर से वंचित रखते थे। सिराजुद्दौला द्वारा सन 1756 ईस्वी में अपने अधिकार को करने के बाद निम्नलिखित में से किसे एक को नगर का नाम बदलकर अलीनगर रखा गया था? तो कोलकाता। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो मीर जाफर ने किया था। इसके भी पुत्र मीरन जो था वो उसे फांसी पर लटका दिया था। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर विश्वासघात किया था। सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष निम्नलिखित कारण माने जाते हैं: दस्तक का दुरुपयोग, वही चीजें हैं। 30 जून 1757 में हुआ था। प्लासी की लड़ाई जो है भागीरथी नदी पर लड़ी गई थी, इसको याद रखिएगा। ब्रिटिश द्वारा प्लासी का नेतृत्व कौन किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव किया था। ठीक है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 में लड़ा गया था। 23 जून 1757 को लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। मुगल सम्राट फर्रुखसिंह द्वारा 1707 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल के गवर्नर नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। मुर्शीद कुली खां के मृत्यु के पश्चात उसके दामाद सुजाउद्दीन बंगाल के सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अंततः मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त अंतिम मुगल बादशाह मुर्शीद कुली खान ही था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो देखिए यहाँ प्रारंभ किया कहेगा तो प्लासी का युद्ध, स्थापित किया कहेगा तो बक्सर का युद्ध हम टिक आउट करेंगे। ठीक है। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, तो किसमें हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में हुआ था 1757 ईस्वी में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध को जीतता है और फिर ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक बन जाता है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो ये वही है रॉबर्ट क्लाइव, जिसने प्लासी के युद्ध में विजय जीता था और ये गवर्नर के रूप में भी रहा 1757 से 60 तक। इसके बाद फिर दोबारा आता है 65 से 67 तक गवर्नर रहता है। इस दौरान उसने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि करता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। अंग्रेजी सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल की सफलतापूर्वक एक ही लुटेरे राज्य की स्थापना किया था। क्लाइव के सैनिक के रूप में जानते थे। पीट का कथन है कि वह स्वर्ग से उतरा जनरल था। प्लासी के युद्ध के मैदान जो है वो पश्चिम बंगाल में है। 23 जून 1757 में लड़ी गई थी। निम्न में से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन किया था? तो मीर कासिम किया था। इसको थोड़ा सा देख लेते इसकी व्याख्या, बट कोई खास नहीं है, छोड़ दी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था तो वो बक्सर का युद्ध 1764 में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में।
1764 में मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना बक्सर के युद्ध में परास्त हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों का कमान मेजर हेक्टर मोनरो ने किया था। इस युद्ध के परिणाम पर प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी गई। भारत में अब अंग्रेज को चुनौती देने वाला कोई और दूसरा नहीं था, क्योंकि तीनों जो थे वो अपने आप में एक शक्ति था और तीनों हार चुका था संयुक्त रूप से। इलाहाबाद तक के प्रदेश अंग्रेज के अधिकार में आ गया था तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया था। बक्सर के युद्ध भारतीय इतिहास को निर्णायक हुआ। पी रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहता है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर के भारत में अंग्रेज प्रभुत्व को जन्मभूमि माना जाता है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेज की कूटनीति का परिणाम था, बक्सर के विजय इतिहासकार ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया था। कहा गया है कि प्लासी जो है कूटनीति से जीते गया, लेकिन बक्सर के युद्ध को पूर्ण तरह से सैनिक विजय से बताया गया है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज के प्रभुत्व बंगाल तक स्थापित हुआ, परंतु बक्सर में अखिल भारतीय के रूप में के शक्ति के रूप में उभर आया। बक्सर के युद्ध में के समय दिल्ली के शासक कौन था? तो 1764 की बात है, और 1764 में शाह आलम द्वितीय जो था दिल्ली के सम्राट था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब कौन था? तो बंगाल के नवाब जो है वो मीर जाफर था। बक्सर देखिए, क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा आपको। बक्सर के लड़ाई के समय नवाब जो था वो मीर जाफर था, लेकिन विद्रोह वहाँ कौन किया था? तो मीर कासिम किया था। ठीक है, बक्सर के युद्ध मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट सम्मिलित रूप से अंग्रेजों को 22 अक्टूबर 1764 में किया था। तो ऐसा नहीं गलती से आप मीर कासिम मार दीजिए, जबकि आंसर कौन सही है? मीर जाफर उस समय बंगाल के नवाब था और अंग्रेज ने ही इसे बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, और वो है बक्सर के युद्ध को। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य के स्थापना की दृष्टि से महत्वपूर्ण हुआ है? तो ये था बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि जो है 65 में होता है, अगस्त 65 में। इसके अनुसार शाह आलम ने अंग्रेजों को संरक्षण में ले लिया और इसे इलाहाबाद में रखा गया। अंग्रेज इलाहाबाद तथा काड़ा के वो क्षेत्र नवाब को छोड़ दिए गए। शाह आलम द्वितीय को मिले 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी थी, जिसके बदले में कंपनी को 26 लाख रुपया दिए जाना था तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय को 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय को उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 1837 में और बहादुर शाह द्वितीय 37 से 57 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए थे। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद कह रहा है, तो इलाहाबाद की संधि के बाद 65 में मोहम्मद रजा खां को बनाया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो है अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज संरक्षण में ले लिया गया तथा इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम को 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी को सम्राट को 26 लाख रुपये देना हुआ तथा निजामत के व्यय को 53 लाख रुपये देना था। इस कंपनी को सीधे कर संग्रह करने के भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए उप दीवानी बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए सिताब राय को नियुक्त किया था। दोनों नाम याद रखिएगा। मोहम्मद रजा खां जो थे उप निजाम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार दीवानी और निजामत के कार्य भारतीयों द्वारा ही चलाता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में थी। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है गारो। 65 में अंग्रेज द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई। बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट की जयंतियां तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरुद्ध समरूप पहाड़ियों पे रहने वाले खासी जयंतियां
के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था। तो गारों को वो संपर्क में लिए थे और खासी जो जनजाति थे उन्होंने इसका विरोध किया था और उसका नेता कौन था? तो तीरथ सिंह थे। 18वें शतक के में भारत में लड़े गए युद्धों में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो एक बार देख लीजिए इसकी डिस्क्रिप्शन, इसके बाद समझ में आ जाएगा। देखिए अंबर का युद्ध के बारे में कहा जा रहा है कि अंबर का युद्ध जो है 17 अगस्त 1749 में लड़ा जाता है। तो अगस्त 1749 में अंबर का युद्ध लड़ा जाता है। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। मुजफ्फरगंज, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दिया। तो कब? 1749 ईस्वी में। मुजफ्फरगंज दक्कन के सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले की कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में मुगल प्रदेशों के गवर्नर नियुक्त कर दिया और तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिलों में फ्रांसीसियों को दे दिया गया। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरजंग के प्रार्थना पर ही फ्रेंच सेना ने टुकड़ी ने बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी। ठीक है, तो ये कब हुआ था? तो 1749 में। 1757 में प्लासी होता है। तो अंग्रेजों और प्लासी के बारे में तो पता ही है। अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा जाता है। परिणाम स्वरूप अंग्रेज का पूरा बंगाल पर नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, सिराजुद्दौला का हार होता है। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसके बाद नवाब बनने के मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जिम्मेदारी स्वीकृति कर ली। क्लाइव ने 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी थी। तो ये दो को हो गया 1749 और 1757। अब देखिए वांडीवास। तो वांडीवास जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 1760 में लड़ा जाता है, जिसमें इसका नेतृत्व जो है आयरकुट जो है अंग्रेज की तरफ से और फ्रांसीसी की तरफ से काउंट डी लाली ने किया था। और इसमें फ्रांसीसियों का हार होता है और वो फिर अंततः भारत छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद बक्सर का युद्ध देखते हैं। तो बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो फिर से अगर देखा जाए तो वांडीवास जो है वो होता है 1760 में, बक्सर 64 में, इसके बाद प्लासी 57 में। तो ये होगा नहीं। तो यहाँ ऑप्शन बी देखिए सही है। अंबर का युद्ध जो है 1749 में, प्लासी युद्ध होता है 57 में, वांडीवास 1760 में और ये 64 में। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही दिख रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियोज़ आपकी ज़रूर उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।